न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कि जिसमें बच्चे की तीन जो एरियाज़ हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। सोशलाइज नहीं करना पसंद करते, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे, ऑटिस्टिक हैं, ऑटिज़म का शिकार हैं। हमें सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तुमने उसका ध्यान नहीं रखा इसलिए ऑटिस्टिक हो गया। किसी को तो सीधा ही डाल दिया कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सगीर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। ऑटिज़म पाकिस्तान में आज से कोई 15-20 साल पहले किसी को मालूम भी नहीं था कि ऑटिज़म क्या है, और जिनको मालूम था उनके इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी कि उस हिसाब से जो शऊर है वो उसको उजागर कर सकें। लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में ना सिर्फ ऑटिज़म के बारे में शऊर पैदा हुआ, बल्कि इसके हवाले से बहुत सारे इदारे भी बने जहाँ पर ऑटिज़म के शिकार बच्चों की तरबियत और उनकी असेसमेंट की जाती थी। और ऑटिज़म के बारे में शऊर उजागर करने के लिए उन वालिदैन का ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा हाथ है जिनके अपने बच्चे ऑटिस्टिक थे, क्योंकि उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि पाकिस्तान में ऑटिज़म के बारे में बहुत ज़्यादा आगाही नहीं है। तो कुछ वालिदैन ऐसे थे जिन्होंने ना सिर्फ इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में समझा, और फिर उन्होंने पाकिस्तान में चूँकि इसके बहुत सारे इदारे नहीं थे तो उसके ऊपर काम किया और इदारे बनाए। ऐसे ही एक इदारे में हम मौजूद हैं जिसकी ऑनर हैं शुमाइला नौरीन। उनसे हम बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑटिज़म क्या है, इसकी कितनी इकसाम है, और उन्होंने पाकिस्तान में इस इदारे को बनाने की क्यों ज़रूरत महसूस की, और उनका इदारा बाकी ऑटिज़म के इदारों से कैसे मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुमाइला, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ऑटिज़म है क्या और इसकी कितनी इकसाम है। ऑटिज़म जी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कि जिसमें बच्चे की तीन जो एरियाज़ हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। एक सोशल इम्पेयरमेंट होती है, कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट होती है, और रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। ये तीन एरियाज़ में प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह ही होते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, सो दैट मीन्स इनका ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। ब्रेन डिफरेंटली डेवलप हो रहा होता है। क्योंकि ब्रेन डिफरेंट है तो ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं, तो इसलिए दूसरे बच्चों से थोड़े अलग लगते हैं। सोशलाइज नहीं करना पसंद करते, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप उन्हें आवाज़ दें तो उसके नेम पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, अपनी नीड्स नहीं बता पाएंगे जैसे दूसरे बच्चे बता पाते हैं, क्योंकि स्पीच डिलेज के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। और फिर एक ही काम को बार बार एक ही तरीके से करना पसंद करेंगे, जैसे बॉडी रॉकिंग है, कुछ बच्चे रॉक करेंगे, कुछ अपने साइज से खेलते हैं, कुछ अपने हैंड्स को फ्लैप करेंगे, कुछ गोल गोल घूमेंगे, कुछ टॉयज़ हैं उनके साथ स्पेसिफिकली कार को उल्टा करके उसके पहिए के साथ खेलते रहेंगे। फंक्शनल प्ले नहीं होगा उनका। कुछ पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि यूटेंसिल्स के साथ बर्तन घर के सारे इकट्ठे करके बैठते हैं, उसके साथ खेलते हैं, बट टॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते। जो गेम्स दूसरे बच्चों को पसंद होती हैं वो उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। प्रिटेंड प्ले नहीं होता। इमोशनल डोमेन मोस्टली बच्चों में थोड़ी सी मिसिंग होती है कि वो इमोशंस को उस तरह से ना समझ पाते हैं, ना एक्सप्रेस कर पाते हैं। और मैं इस फील्ड में क्यों आई, या मैंने ये इदारा बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की, क्योंकि जब मेरा बेटा डायग्नोज हुआ वो 7 ईयर्स का था, जो कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन का टाइम निकल चुका था। अर्ली इंटरवेंशन की एज होती है 5 साल तक, और हमें पता ही तब चला जब वो 7 ईयर्स का था। तो जब उस वक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, और फिर वो स्वेयर स्पेक्ट्रम पे था, वो बोल भी नहीं पाया और उसमें इतनी बेहतरी नहीं आई। जब छोटा था वो 2.5 साल में इंटरवीन हमने कर लिया, उसका जल्दी पता चला। और इतनी माएँ 15 साल में मैं जिनसे मिली हूँ उन सब का यही प्रॉब्लम है कि उनको हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। तुमने स्क्रीन दे दी थी इसलिए ऑटिस्टिक हो गया, तुमने उसका ध्यान नहीं रखा इसलिए ऑटिस्टिक हो गया, किसी को तो सीधा ही डाल दिया कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा। तो वो फिर छुपाते हैं ताकि लोग उनको जज ना करें, क्योंकि अगर दूसरों को पता चलेगा वो डेफिनेटली उनको जज करेंगे। मेरा जब जर्नी स्टार्ट हुआ, दूसरा बच्चा डायग्नोज हुआ, मैंने फिर आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर हेल्प कि कहीं मुझे सेंटर मिले। उस वक्त इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। जो 1-2 जगह मिली वहाँ पे मैंने अपने बच्चों को डाला। उन दोनों जगहों पे उनके साथ एब्यूज़ हुआ, उनको फिज़िकली हिट किया गया। ऑटिज़म क्या होता है, इनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, तो हम अलाउड ही नहीं थे अंदर, और बच्चे को मारा जा रहा था, हमें नहीं पता था कौन उसके साथ क्या कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ पे एड्रेस करूँ। कैमराज होने चाहिए, पेरेंट्स अलाउड होने चाहिए, उनका हक है वो थेरेपिस्ट से मिलें, उनसे पूछें, हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है अपनी कैपेसिटी में। और उसके बाद सबसे बड़ा इशू, जब मेरे बच्चे स्कूल के लिए रेडी थे तो उन्हें कोई स्कूल लेने के लिए तैयार नहीं था। उसको एड्रेस करने के लिए हमने अपना एक इंक्लूसिव स्कूल बनाया है
कि जहाँ पे हम अपने इन बच्चों को जब वो स्कूल के लिए रेडी हो जाएं तो हम उनको वहाँ पे शिफ्ट कर सकें। शुमाइला, आप मुझे ये बताइए कि आपको पेरेंट्स की तरफ से किस तरह की मुश्किलात का सामना है? क्या पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, और अगर नहीं करते तो फिर उनके बच्चों की हेल्प कैसे होती है? क्या आप पेरेंट्स की भी कोई ट्रेनिंग करते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं पेरेंट्स ट्रेनिंग पे बिलीव करती हूँ और पेरेंट्स को भी मैं यही कहती हूँ कि बच्चा आपका 3 घंटे के लिए मेरे पास है, बाकी 21 घंटे वो आपके साथ है। और अगर आपको नहीं पता कि उसको कैसे डील करना है तो आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जो इशू आ रहा है वो एक्सेप्टेंस का है। पहली बात तो ये कि पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनके बच्चे के साथ कोई इशू है। वो कहते हैं हमने अपनी फैमिली में बताया ही नहीं हुआ कि हमारे बच्चे के साथ कोई इशू है। वो उसको छुपाते हैं, उसको सामने नहीं लाते और उनको ये बताते हैं कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, यानी वो स्कूल का नाम लेते हैं, वो क्लिनिक का नाम भी नहीं लेते और ना वो इन थेरेपीज़ का बताते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कैपेसिटी में कोशिश करती हूँ कि उनको ट्रेनिंग दूँ ताकि एटलीस्ट वो घर में जाके अपने बच्चे को उस तरह से मैनेज कर सकें, क्योंकि 21 घंटे जो वो घर पे है अगर उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा तो फिर चेंज नहीं आएगा। हमारे बहुत से बच्चे हैं जो मेन स्ट्रीम चले गए, बहुत से बच्चे हैं जो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे, माशाल्लाह इतनी बातें करते हैं, इतनी शरारतें करते हैं, इतनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग फाइन। शुमाइला, आप हमें ये बताइए कि बाज़ हमने ऐसे वाक़यात भी देखे हैं कि ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं वो ये सोचते हैं कि इनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा, या इनकी कोई थेरेपी कराने का क्या फ़ायदा, कि शायद ये बाद में माशरे का कोई मुफीद शहरी नहीं बन सकते। और कुछ जगहों पर हमने ये भी देखा कि ऐसे बच्चों को मारा पीटा जाता है जब वो बात नहीं समझ रहे होते, कहते हैं कि ये ढीठ है, ये पढ़ता नहीं है। तो आप ऐसे वालिदैन के लिए क्या पैगाम देती हैं? दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जितनी बातें आपने की ये बिल्कुल सच हैं। ऐसा ही होता है कि पेरेंट जब देखता है कि बच्चा सुन नहीं रहा, उनको लगता है कि ये ढीठ है, ये हमारी बात नहीं मान रहा, ये ज़िद्दी है, वो उसको मार के अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हैं और शायद उनको लगता है कि इस तरह से कंप्लाइंस में आ जाएगा। फॉर गॉड सेक ये मत करें। वो बच्चा ऑलरेडी एक चीज़ से गुजरा, यानी वो सब कुछ नहीं कर पा रहा जो उसके इर्द गिर्द के बच्चे कर पा रहे हैं। वो आपको ये भी नहीं बता पा रहा कि मुझे खाना खाना है, जो उसको भूख लगी है, वो अपनी बेसिक नीड्स नहीं बता रहा, मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है, क्योंकि बता नहीं सकता, उसके साथ एक इशू है। और फिर आप उनको ऐसी चीज़ों के लिए मारे जो उसके अपने कंट्रोल में भी नहीं है, तो सोचें उस बच्चे पे क्या गुजरती होगी। मुझे एक मदर मिली, कहती हैं कि एक थेरेपी सेंटर में मैं गई, मेरा बच्चा पानी से बहुत खेलता था तो उन्होंने कहा कि इसके हाथ पीछे बांध दो। एक जगह पता चल रहा बच्चा स्पिटिंग करता था तो उन्होंने कहा इसके मुंह में मिर्चें डाल दो। भाई वो जो कर रहा है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड है, वो सब चीज़ें जानबूझ के नहीं कर रहा, डेलिबरेटली नहीं कर रहा। तो उसके लिए उस बच्चे को मारना कहाँ इंसानियत है। फॉर गॉड सेक उस बच्चे को हेल्प चाहिए, आप प्रोफेशनल हेल्प लें, उस बच्चे पे काम हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी बहुत कॉमन है, मुझे एक बहुत किसी पॉलिटिकल फैमिली से कॉल आई कि फ्री थेरेपी कर लें क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि हम इसके ऊपर पैसे खर्च ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा अपना बच्चा ग्रेड 8 में है, लास्ट वीक एक मॉर्निंग शो में आया हुआ था और उसने अपने लिए बात की है, उसने बुलीज़ के अगेंस्ट बात की है और ये होप थी पेरेंट्स के लिए। वो तरावी पढ़ने जाता है, वो मुझे शॉपिंग करके देता है, वो सारे वो काम करता है जो उसके इर्द गिर्द के नॉर्मल बच्चे करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने उसकी अर्ली इंटरवेंशन की थी, अर्ली डायग्नोसिस किया था और हमने उसको प्रोफेशनल हेल्प दी जो उसको चाहिए थी। और अगर आप उसे ऑन टाइम प्रोफेशनल हेल्प दें तो आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। तो शुमाइला की बातों से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो हमारे बच्चे ऑटिस्टिक हैं, ऑटिज़म का शिकार हैं, हमें सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और उनको एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले फ्रंट फुट पे पेरेंट्स को आना होगा। और जब पेरेंट्स फ्रंट फुट पे आएंगे और अपने बच्चों की खुद तरबियत कर सकेंगे, उनका खुद ख्याल रख सकेंगे, तो ही ये बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, चाहे वो ऑटिस्टिक हैं, चाहे वो नॉर्मल हैं, चाहे वो किसी किस्म के मसले का शिकार हैं, उनकी हेल्प हमने खुद करनी है। फिर मिलेंगे किसी और जगह पे, किसी नई जगह पे, नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।